आखिरी मौका है कि वो फैसला करे, क्या वो सियासतदान बनना चाहते हैं, सियासी जमात रहना चाहते हैं। उमर अता बंदियाल, शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ। हथौड़ा कर दी नामंजूर। जो भी सरकारी बिल्डिंग्स जलाई गई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो के इसके पीछे कौन है। जो लोग इलेक्शन चाहते हैं वो इंतशार नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। जिस तरह की पुरतशद्दुद मज़ाहमत की गई और मज़ाहमत को जिस तरीके से दिफाई इदारों की तरफ डायरेक्ट किया गया, मुल्क की तारीख में किसी सियासी जमात की जानिब से ऐसी कोई मिसाल मौजूद नहीं है। रियासत के लिए कैच 22 सूरत हाल है। एक तरफ दिफाई इदारों की तकदीस का तहफ़्फ़ुज़ करना है और आइंदा के लिए ऐसे वाक़यात की बीख करने का चैलेंज है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी सियासी जमात की फॉलोइंग को इंतहा पसंदी के डिसइनफ्रेंचाइज होने से भी जो है वो हमें बचाना है। इस हवाले से कल और आज का दिन बहुत अहम था। कितना डिस्टेंस करती है पीटीआई अपने आप को इन मामलात से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर उसने अपने आप को डिसोसिएट ना किया तो क्या होगा, और अगर बेहतर स्ट्रैटेजी ना की तो क्या होगा। आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में पहले वज़ीर आज़म और सर्विसेज चीफ्स की अलग अलग मुलाकातें हुई, जिसमें अहम फैसले किए गए। गुज़िश्ता कल की पेशरफ पर नज़र डालें तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन नजरसानी केस में तहम्मुल का मुजाहरा किया और सियासी फरीकैन को मुज़ाकरात की तजवीज़ दी। फिर पार्लियामेंट में बिलावल भुट्टो ने पीटीआई की मुश्किलात कम करने के लिए कुछ शराइत रखी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीटीआई के लिए आखिरी मौका है। अगर वो सियासी जमात बनना चाहते हैं तो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करना पड़ेगी, घेराव जलाओ पर मुआफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके बगैर चीफ जस्टिस समेत किसी के भी कहने पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बिलावल भुट्टो की यह तजवीज़ ऐसे माहौल में आई जब पार्लियामेंट में इमरान खान को सरेआम फांसी देने के मुतालबे किए जा रहे थे। उसके बाद गुज़िश्ता शाम ISPR ने स्पेशल कोर कमांडर इजलास का एक एलामिया जारी किया, जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि शहदा की तस्वीर, यादगारों, तारीखी इमारात, नजर आतिश करने और फौजी तनसीबात पर तोड़ फोड़ का एक भरपूर मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया गया था, जिसका मकसद ज़ाती सियासी एजेंडे के लिए इदारे को बदनाम करना और जज्बाती रद्द अमल के लिए उकसाना था। कोर कमांडर्स ने कहा कि फौजी तनसीबात और निजी इमलाक के तोड़ फोड़ में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट समेत पाकिस्तान के मुतल्लिका कवानीन के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। कॉन्फ्रेंस में अज़्म किया गया कि फौजी तनसीबात पर हमले करने वाले मुजरिमान, तोड़ फोड़ करने और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ तहम्मुल का मज़ीद कोई मुजाहरा नहीं किया जाएगा। ISPR एलामिये पर तहरीक इंसाफ ने रद्द अमल का इजहार करते हुए 9 मई के वाक़यात की तहकीकात का मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना इंक्वायरी में पेश करने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, जिनसे ये साबित होता है कि इन वाक़यात में एजेंसियों के अहलकार मुलव्विस थे, ताकि अफरा तफरी फैलाई जाए जिसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पर धरा जाए और इसके खिलाफ क्रैक डाउन का जवाज़ तराशा जाए। लेकिन अहम बात यह है कि ISPR के एलामिये में वसूख से कहा गया है कि अब तक जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज इन हमलों के मनसूबा साजों को उकसाने वालों, मदद करने वालों और जुर्म सर अंजाम देने वालों से मुकम्मल तौर पर आगाह है और इस हवाले से गलत बयानी मुकम्मल तौर पर फजूल है। हर मुमकिन हद तक इन सख्त तरीन अल्फाज के बाद एलामिये के आखिर में ISPR ने बताया कि इजलास में मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए तरजीही बुनियादों पर तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तफाक राय की ज़रूरत है, ताकि आवाम का एतमाद, मुआशी सरगर्मियाँ बहाल हों और जमहूरी अमल मजबूत हो। इस हवाले से कोर कमांडर्स ने ज़रूरी इत्तफाक राय तक पहुँचने के लिए होने वाली तमाम कोशिशों में ताउन का भी अदा किया। अब सवाल ये है कि क्या इसमें तहरीक इंसाफ के लिए कोई सिल्वर लाइनिंग है। इससे भी अहम बात यह है कि क्या तहरीक इंसाफ इससे फ़ायदा भी उठाना चाहती है, क्योंकि PTI के रद्द अमल में इत्तफाक राय की अहमियत का एतराफ़ तो किया गया है, मगर फौरी इलेक्शन की शर्त भी दोहराई गई है। क्या तहरीक इंसाफ इस सख्त गिर पॉलिसी को बरकरार रख सकेगी। आज हमने देखा कि कराची से PTI MNA महमूद मौलवी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दीगर मरकज़ी क़यादत भी गिरफ्तार है, क्योंकि शेरी मज़ारी और फवाद चौधरी को ज़मानत मिल गई, मगर शेरी मज़ारी दोबारा गिरफ्तार हो गई हैं और फवाद चौधरी को भागकर हाई कोर्ट की पनाह लेनी पड़ी। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अपनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं।
मज़हर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और बैरिस्टर फ़िरोज़ जमाल काकाखेल निगरान वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हम बात करेंगे क्योंकि अब मामला जो है खासा संगीन हो गया है। मज़हर साहब, ISPR अभी आज ज़ाहिर नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हो गया हमने देखा, लेकिन ISPR का जो एलामिया है तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। एलामिया में जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। मसलन मैं थोड़ी चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ कि ये ज़्यादी सियासी एजेंडे का हुसूल, बैरूनी स्पॉन्सर्ड प्रोपेगेंडा, नाकाबिल तरदीद सबूत, मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी, जो कुछ हुआ है वो आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का कहा गया है। ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसको संभाल पाएगी? देखिए आदिल, दो चीज़, एक तो मसला ये है कि जो ज़ाहिर 9 मई को हुआ वो गैर मामूली वाक़यात हैं। देखिए, अगर आप एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी देखें और ये फ़र्ज़ कर लें जैसे कोर कमांडर हाउस लाहौर में घुस गए, वो खाली थी जगह जिना हाउस, और उधर घुस के उन्होंने जलाओ घराव किया, चीज़ें जला दी। एक मॉब था वो चला गया, और नॉर्मली मॉब के सामने जो अगर फ़ौज होती है तो अगर फ़ौज होती तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो फिर या तो रिट्रीट होती है कि वो टैक्टिकल रिट्रीट होती है या फिर वो गोली चलाते हैं, और इसलिए शायद अवॉइड किया गया। लेकिन ये अपनी जगह बात है कि वहाँ पैरामिलिट्री हो सकती थी, वहाँ पुलिस हो सकती थी, कुछ भी नहीं हुआ। और जब ये सारे वाक़यात हो रहे थे तो उसके बाद जाके उधर भी गिरफ़्तार किया जा सकता था उन सारे लोगों को, अगर वो रेंजर्स वगैरह जाती। खैर, ये हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन जो फैसलाबाद और मियांवाली में हुआ, जो PF बेस में घुस के वहाँ जाके जहाज़ जलाना, ये करना, ये भी किसी भी तरीके से एक टेररिस्ट एक्टिविटी से कम नहीं था। और उसमें कौन लोग थे, जो भी थे, PTI कहती है हमारे पास सबूत है, तो सबूत वो पेश कर दें। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान पेश कर सकते हैं वो सबूत, और उसकी बुनियाद पे एक जुडिशल कमीशन की जो है वो डिमांड कर सकते हैं, दिखा दें सबूत वो सारे। तो उनके पास अगर इतने सॉलिड एविडेंस हैं कि उन्हें ये पता है कि ये फ़लाँ शख्स जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, कहीं और का है। देखिए, मॉब मेंटालिटी बड़ी मुख्तलिफ होती है, और उसमें जब आप एक मर्तबा आप देखें ना, एक सीक्वेंस नज़र आता है कि 9 मई की गिरफ्तारी के बाद जो मुजाहरे हुए, जो अटैक्स हुए, वो बहुत ही कैलकुलेटेड नज़र आते हैं। वो ये नहीं नज़र आता कि कहीं एक जगह कोई जीप सामने नज़र आ गई और उस पर अटैक कर दिया। उनके जो टारगेट्स थे बहुत वाज़ेह थे। अच्छा, मैंने इस पर बहुत गौर किया तो मुझे बहुत सिंपल सी चीज़ लगी कि चूंकि इमरान खान का जो इस वक्त पिछले चंद माह में हम देखें तो इमरान खान ख़ास तौर पे एक चीज़ को हैमर कर रहे हैं, और वो है इस्टेब्लिशमेंट। और इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने उनके जो भी इख्तलाफात हैं वो शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो उनका टारगेट जो है वो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट नहीं थी। उन्होंने गवर्नमेंट को वो समझते ही नहीं, वो कहते हैं ये गवर्नमेंट ही नहीं है, जो हो रहा है ये इनके हैंडलर्स कर रहे हैं। लिहाजा उन्होंने अपने वर्कर्स का, उन्होंने अपने लोगों का, अपने करीबी साथियों का एक जहन बना दिया था कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये इस गवर्नमेंट के हैंडलर्स हो रहा है। उन्होंने नाम भी दे दिया, अब तो उन्होंने फिर यानी चीफ का भी नाम ले लिया, उन्होंने दूसरे जनरल्स का भी नाम ले लिया। तो मतलब साहब, आपके ख्याल में वो खुद को डिस्टेंस कर नहीं पाएंगे अगर क्लियर कट पोजीशन ना ली? क्योंकि जो नैरेटिव बिल्ड किया है, जो मासेस तक नैरेटिव गया है, जो खान साहब का जो मैसेजिंग थी, वो आप कह रहे हैं कि वो बहुत क्लियर कट है। अगर खान साहब उसको कैटेगोरिकली डिनाई नहीं करेंगे इन इंसिडेंट्स को, तो फिर अपने आप को डिस्टेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, खान साहब जो बात कह रहे हैं, खान साहब ने इन वाक़यात को कंडेम नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जी हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है। अगर ताल्लुक़ नहीं है तो आप जो है एक सख्त तरीन अल्फाज में इन वाक़यात को कंडेम करें, या तो आप अपने आप को डिस्टेंस करें और कंडेम करें इस वाक़यात को कि जी
चीज जो भी लोग हैं जिन्होंने भी किया उनके खिलाफ कार्रवाई की। दूसरा जो मसला है वो पॉलिटिकली, अब आप अगर रियासत के जहन में कोई ऐसी बात है जो कि अभी तक लगता है कि वो इस पार्टी को बैन नहीं करना चाहते, अच्छी बात है, बहुत अच्छा फैसला है कि पार्टी को बैन करना भी नहीं चाहिए। मुज़ाकरात मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, कहीं मुझे इमरान खान उस पोजीशन से रिट्रीट करते हुए नहीं नज़र आ रहे जो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनकी पोजीशन है, अनटिल अनलेस इस्टेब्लिशमेंट उनसे गुफ्तगू करने आए, जो कि अब मुझे बहुत मुश्किल लग रही है सूरत हाल। लेकिन इमरान खान अपने आप को क्या रीग्रुप कर पाएंगे? इमरान खान ने जो जिस तरह की सूरत हाल बन रही है उस तरह जो है इमरान खान की अगली गिरफ्तारी होती है तो उन्होंने ये कहा है कि उसी तरह का रद्द-ए-अमल आएगा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। आपको डेडलॉक ही दिख रहा है, आप बावजूद इसके कि कल हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जी मुज़ाकरात का रास्ता निकालें, मैच्योरिटी दिखाएं, पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, एंड हमें कल वही दिखा कि दोबारा और आइन जी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि पीटीआई के साथ कमोबेश, बिल्कुल उस तरह शायद नहीं, लेकिन कमोबेश कोशिश ये की जा रही है जिस तरह MQM लंदन से MQM पाकिस्तान वजूद में आई, या MQM पाकिस्तान और MQM लंदन अलग अलग हुई। हाँ, वो माहौल दिख रहा है वो उस तरह की सूरत हाल लग रही है कि कोई शायद नई पीटीआई जो है वो मारे वजूद में आए। लेकिन मुझे मदर साहब, मैं काफ़ी अरसे से ये बात कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टाइल पिछले 1 साल से अडॉप्ट कर लिया गया था उस अगर वो MQM को कोई थोड़ा बहुत समझता है तो उसको आइडिया हो जाएगा कि वो बिल्कुल उस डगर पर चल पड़े थे। फ़र्क सिर्फ इतना था कि अल्ताफ़ हुसैन मुल्क से बाहर चले गए थे और खान साहब यहाँ रह के फेस कर रहे थे चीज़ों को, क्योंकि देखिए जिस स्टाइल से पॉलिटिक्स हो रही थी, यानी सियासत तो बाहर हो गई थी ना, बाकायदा इदारों की लड़ाई और इदारों के दरमियान लड़ाई और फिर PTI वर्सेस ऑल हो चुका था। तो इमरान की पोजीशन ये है कि इमरान में 2-3 चीज़ें हैं। इमरान खान अपना जो भी सही गलत जो भी उनका एक व्यू होता है, उनके अंदर डिटर्मिनेशन बहुत होती है, रिजिडिटी या उसे बहुत से लोग एरोगेंस कहते हैं, जिसने इमरान खान को सियासी तौर पर नुकसान पहुँचाया है। असल चीज़ ये है कि जो भी आप चीज़ें अगर इस PTI में से कोई PTI निकालने की कोशिश की गई, वो कोशिश माजी में भी कामयाब नहीं हुई, शायद अब भी कामयाब नहीं होगी। उसकी वजह से बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन। सर देखिए, अब मसला ये है ना कि बहुत एक थिन लाइन होती है पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि वो अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नैरेटिव और वायलेंस, यानी वो एक्सट्रीम पे भी ले जाएं अपनी पॉलिटिक्स को, तो वायलेंस से बचाना होता है। अगर वो वायलेंस की तरफ जाने लगे चीज़ें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ शहर दे लोग जालिम होते हैं और फिर कुछ सानू मरंदा शौक सी वो भी पूरा हो जाती है बात, तो बहुत केयरफुल होना पड़ता है। मुझे मुनीब साहब बताइएगा कि ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जाहिर है एक स्पेस हमने देखा कल कोर्ट के रिमार्क्स में भी दिख रही है, ISPR की प्रेस रिलीज में भी एंड में दिख रहा है हमें कि अगर सियासी जमातें बात करना चाहें तो हम ताउन करने को तैयार हैं, लेकिन ये एक क्लियर लाइंस ड्रॉ हो गई है, डिटर्मिन कर लिया गया है कि अब अगर सियासी मूवमेंट के नाम पे भी ऐसा हुआ तो वो फिर कहानी किसी और तरफ जाएगी, फिर वो आर्मी एक्ट से लेके और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ये तमाम बातें फिर हमें देखने को मिलेंगी। व्हाट इज योर टेक ऑन? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, मेरे ख़्याल में इस वक्त जो परेशान कुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे पहली तो और बुनियादी बात यह है कि एक सियासी अमल जो कि किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है वो जमूद का शिकार है, वो रुका हुआ है। और किसी को अच्छा लगे या बुरा, उसकी वजह जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो मुंतखब हुकूमत है वो बनी। गो के मैं हमेशा कहता हूँ कि उनके जो इस्तदलाल है उसके अंदर वज़न मौजूद है, लेकिन बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सियासी जमातों के माबैन होती, हालात बेहतर होते, कुछ नहीं बल्कि बेशुमार उजलत पाकिस्तान की अदलिया की तरफ से दिखाई गई, फिर जो कंडक्ट उनकी तरफ से अपनाया गया उसने भी मामले को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब की जमात का जो मौक़िफ़ है वो ख़ास तौर पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद जो प्रेस रिलीज़ आई उसके जवाब में जो मौक़िफ़ दिया गया है वो भी काफ़ी अलार्मिंग है। वो इसलिए कि वो एक चीज़ सब्सटैंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जलाओ गिराओ हुआ
इमरान खान साहब का, जैसे भी मदर साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब उसको डिस्टेंस नहीं कर पा रहे, वो उसको कंडेम नहीं कर रहे, वो ये नहीं कह रहे कि गलत हुआ। मैं तो इतना कहूँगा कि वो ये भी नहीं शायद कर पा रहे मुकम्मल तौर पर, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी वो तो ये कह रहे हैं कि जो हुआ इसमें एजेंसीज के लोग इन्वॉल्व थे और उनके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है जिससे वो ये साबित कर सकते हैं कि ये उनके लोगों ने नहीं किया। अब मैं यही कह सकता हूँ कि अगर उनके पास ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस है तो ना ही कोई ऐसा पैमाना या कोई प्लेटफॉर्म मौजूद होगा जिस पे इमरान खान साहब को ये लगे कि वाकई यहाँ पर शवाहिद दे दिए जाएँ तो इनके ऊपर दुरुस्त तहकीकात हो पाएंगी। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब बेशक ये कहते हैं कि मैंने कभी तशद्दुद पे लोगों को नहीं उकसाया, चलेंगे उनके कहने की बात ज़रूर हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के एक नहायत मकबूल लीडर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी मैसिव फॉलोइंग है। अगर वो ये कहते हैं कि मुझे मेरे कत्ल के इल्ज़ाम में या मुझे मारने के लिए 2 दफ़ा कोशिश की है और वो एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर की तरफ बार बार इशारा करते हैं, उनको मुख्तलिफ अलकाबात से नवाजते हैं, उनका नाम ज़बान ज़द-ए-आम कर देते हैं, तो क्या इमरान खान साहब इस सोच में मुब्तला हैं कि उनके ये कहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उनके सपोर्टर, उनके वोटर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इससे कोई नफ़रत या शरंगेज़ी नहीं पैदा होती? दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा मेरा लीगल डिस्कोर्स अलाउ नहीं किया गया। देखिए बात यह है कि हमारे मुल्क के अंदर मुरवजा कानून मौजूद है। बिल्कुल ये बात मैं मानता हूँ कि आसान नहीं होता पन के अंदर भी, गो के मुतअद्दिद दफ़ा अदालतें कह चुकी हैं कि FIRs दर्ज हो जानी चाहिए, लेकिन ये भी पाकिस्तान की आला अदलिया में ही कहा गया है कि आंखें बंद करके भी 154 के तहत आप FIRें नहीं दर्ज कर सकते, थोड़ी सी प्री इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। अब इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ ये है, लेकिन उनके अपने ही वज़ीर आला जो कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे, उन्होंने बाद में भी ये बात कही है और अब भी वो ये बात फरमा रहे हैं कि जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का था वो दुरुस्त नहीं है। ऐसे आप राह चलते कत्ल के इल्ज़ामात के हवाले से सर्विंग आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर ना ही उन्हें FIRs के अंदर नामजद कर सकते हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं मेरे पास एविडेंस है। देखिए मुल्क में बेशुमार फोरम्स मौजूद हैं, प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, मीडिया मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट जहां से इमरान खान साहब को मुतअद्दिद दफ़ा रिलीफ भी मिल चुका है। इमरान खान साहब क्योंकि वो एक सीनियर और नहायती मकबूल सियासतदान है, वो ये कहें जी कि मुझे डर है कि मेरे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, मेरे कत्ल की साजिश का जो इक़दाम कत्ल है उसका भी मेरे पास एविडेंस मौजूद है, लेकिन मुझे डर है कि मेरा खिलाफ जो एविडेंस है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। किसी फोरम पर जाकर वो एविडेंस दे दें, चीफ जस्टिस साहब के पास इन पर्सन पेश हो जाएं, चैम्बर में चले जाएं और उन्हें कह दी ये मेरे पास एविडेंस है। वैसे ये हैरानकुन बात तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, ये हैरानकुन बात तो है, वैसे ये हैरानकुन बात तो है कि जो उन्हें कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है या मिलता आया है, उनके पास तो एक तो जिस तरह आप बात करें इन पर्सन वाली, और फिर जब अगर आपको लगता है कि ये आपके एविडेंसेस शायद कोर्ट में भी, यानी आपकी FIR नहीं कट रही तो आप कोर्ट में इस तरह नहीं पेश करना चाहते, तो आपके पास तो सोशल मीडिया की बड़ी स्ट्रेंथ थी, एक ये एविडेंसेस वहां प्रोड्यूस किए जा सकते थे। वो हम अभी यही बहस हम काफी टाइम से कर रहे हैं कि अगर सूरत हाल ये आ गई है कि आपको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, तो आप सोशल मीडिया पर हर बात करते हैं, इदारों का भी नाम लेते हैं, इंडिविजुअल्स का भी नाम लेते हैं, आप साजिश की भी बात करते हैं, तो आप वो सबूत भी पेश कर सकते हैं ताकि लोगों को पता चले वाकई कि जी ये मामला इस तरह से, और उनकी सपोर्ट कोई नहीं कर रहा इस मामले में, ना इदारे उनकी मदद कर रहे हो ना अदालतें। खैर अदालतें तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके मदद कर रही हैं, इससे ज़्यादा वो क्या मदद करें। आज भी एक ऑडियो लीक हुई है जो जिसमें कुछ ख़वातीन गुफ्तगू कर रही हैं कि कैसे जो है वो सुरखरू हों वो, और वो सारा कुछ। बहरहाल मेरे साथ बैरिस्टर फिरोज जमाल काका खेल साहब मौजूद हैं, निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के। मैं ज़रा उनका भी मौक़िफ़ ले लूँ। बैरिस्टर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि KPK के अंदर क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि हम देख रहे हैं ज़ाहिर है अब इदारे हुकूमत अब एक्शन करना चाहते हैं उन लोगों पे जिन्होंने पिछले 3-4 दिनों में ये सब कुछ किया, और कहा गया वज़ीर आज़म की तरफ से 72 घंटे में सबको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमें जो है सियासी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हमारे साथ हो रही है और हमें हमारे लोगों को जो है वो इसमें शामिल किया जा रहा है। हालांकि ये तो शरपसंद कोई और थे, शरपसंदी तो खुद मुनज़्ज़म तरीके से जो है वो इदारों ने या हुकूमत ने करवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो KPK में मैं आपको थोड़ा ज़रा बता दूं कि इस वक्त तक
1000 प्लस जो है हमने वहाँ पे ये लोग अरेस्ट किए हैं जिन्होंने ये बर्बरियत की है, जिन्होंने इस सूबे के साथ ये जुल्म किया है, जिन्होंने ये आग लगाए हैं, तो उनको हमने अरेस्ट किया है। तकरीबन 33 जो हमारे ऑफिशियल्स हैं वो वहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। 169 तकरीबन जो हैं वो सिविलियन जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं और 8 तकरीबन वहाँ पे हमारी जो है वो डेथ्स हुई हैं इस सारे एपिसोड में। मैं आपको सर यहाँ पे बताते हुए ये मुख्तलिफ जो अरेस्ट हमने की है उसके अंदर FIR भी हैं, 3 MPO भी हैं और कुछ ATA के ज़रिए जो है वो हमने उनको चार्ज किया है। ये सर आप देखें कि जो ये जुल्म इन्होंने किया है, जो आर्सन के ये अटैक्स वहाँ पे जो हुए हैं, आप रेडियो पाकिस्तान को ले लें, जो 1935 का ये हमारा एक ऐसा असासा था कि मार्कोनी जिसने इन्वेंट किया रेडियो, वो खुद आया यहाँ पे और उन्होंने यहाँ पे आके तो इस रेडियो स्टेशन को खुद यहाँ पे यानी इंस्टॉल किया। तो ऐसे असासे इन्होंने जला के राख कर दिए। तो आप मुझे बताएं कि कौन मुहिब वतन जो है और कौन जो अपने मुल्क से मोहब्बत रखता हो वो ऐसी हरकत कर सकता है। यानी ये वही लोग कर सकते हैं, शरपसंद अनासिर, ये वही जो हैं ऐसे लोग जो मुल्क से मिसाले प्यार नहीं रखते हैं और मुल्क की तबाही में खुश होते हों। तो ऐसे लोगों की हमारी सोसाइटी में कम से कम किसी किस्म की जगह नहीं होनी चाहिए। ओके, लेकिन आप एक तरफ PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है आज उन्होंने गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़वाई अपने लोगों की और ये कहा, तो आप लोगों के पास क्या मालूमात है ये जो वाकयात में लोग जिनकी हलाकतें हुई हैं या फिर जो जख्मी हुए हैं उसमें तहरीक इंसाफ के कितने लोग? ये तो सारे देखिए ना, आप फुटेजेस निकाल के देख लें, ये झंडे आप देख लें और ये जितने भी ये लोग हैं आप ये देखें, इनकी एजेस जो हैं 18 से लेके 20 तक, यानी मैक्सिमम जो है 90% इस यूथ को जिस तरीके से गुमराह किया गया है, एक जनरेशन हमारी तबाह कर दी है। KPK की खासकर मैं बात करूंगा, जो वहाँ पे एक हमारा एक शर्म थी, हया थी, एक रख रखाव था, एक तौर तरीका था, उस सोशल फैब्रिक को इन्होंने बेड़ागार को उसका कर दिया है। और जो जिन लोगों ने इनको इंटाइस किया है, जिन लोगों ने इनकी फॉर एग्जांपल अबेटमेंट, एडिंग, अबेटिंग, ये सब चीजें जो है ये कानून के जिम्मे में आती हैं और कानून को सख्त से सख्त जो है सजा देनी चाहिए इन कल्प्रेट्स को। अब देखें आप आर्मी इंस्टॉलेशंस के ऊपर ये लोग वहां पे जाके गेटों पे गए और उनको एक किस्म से ललकारा है। अब अफवाज पाकिस्तान जो है हमारी वो मिसाल कौम की एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, आप उसको हिट करते हैं, आप उसको मिलाइन करते हैं, उसके जो टॉप लीडरशिप है आप उनको मिलाइन करते हैं, यानी कभी एक नाम से कभी दूसरे नाम। ये मुझे बताइएगा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएं आप कि क्या आपने जो गिरफ्तारियां की हैं उसमें कितने फीसद लोग तहरीक इंसाफ के? 100% ये सारे तहरीक इंसाफ के, और किसके हो सकते हैं आप मुझे बताएं। एस्टैब्लिश हो रहा है उनका ताल्लुक पार्टी के कारकुनान है, वो बिल्कुल पार्टी के कारकुनान है। और इसमें ऐसे भी लोग अभी मतलब हम उनकी वो कर रहे हैं कि इसमें अब जो है वहाँ पे कुछ ऐसे मतलब है जो ऑफिशियल से जाते जाते 80,000 लोग, 80,000 लोग ये जो है रेगुलराइज करके चले गए विद इन द लास्ट 6 months। और इन राइट्स में और इन चीज़ों में ऐसे भी लोग हैं जो गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज हैं वहाँ पे और उन्होंने धरनों में हिस्सा लिया है। तो क्या वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाला जो मामला है वो अप्लाई होगा उन लोगों के ऊपर? ये अब देखिए ना, अब ये जो इन्होंने वो कर रहे हैं तो वो भी अप्लाई होगा और जो रेगुलर हमारा लॉ है वो भी अप्लाई होगा। मैंने FIR काटे हुए हैं और ये सारे चीजें जो है हमने मुकम्मल तहैया किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ने। जिसने भी ये जुल्म किया है इस सूबे के साथ और जिसने भी ये काम किए हैं, अगर फॉर एग्जांपल इन लोगों को आइडेंटिफाई करें, इन लोगों को सामने लेके आए। अब वहाँ पे रेडियो पाकिस्तान में 2 बंदे जो हैं हमारे यानी एम्प्लॉइज हैं हमारे रेडियो पाकिस्तान के, एक ने तीसरी छत से छलांग मार के नीचे बेचारा अपनी जान बचा के वो नीचे गिरा है, खुद उसने छलांग मारी है, अब्दुल्ला उसका नाम है। दूसरा नसीर साहब है, उसके सारे हाथ जल गए। तो अब ये पूछ रहे हैं इस कौम से, इन अवानों से और इन लोगों से कि हमारा गुनाह था
फिर अगर जमाल काका खेल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या इसमें तहरीक इंसाफ के सूबाई सतह के जिम्मेदारान भी शामिल हैं या उनके खिलाफ भी कोई सबूत है आपके पास, जो लीडर्स हैं सूबे के केपी के? बिल्कुल, ये आप उनकी स्टेटमेंट्स देखें, आप इनकी लीडरशिप की स्टेटमेंट्स देखें। आप मुझे बताएं कि पूरी दुनिया में ऐसा मुझे एक आप बता दें एग्जाम्पल जो यानी वहाँ की लीडरशिप जो है इस तरीके से आपके इंस्टीट्यूशंस को मिसालें बार बार हिट कर रही हो। आपके इंस्टीट्यूशंस के जो है वो अहम अदारे जो है उनकी जगह तनसीबात को वो जाके वो इस तरीके से। सर आप मुझे कुछ नाम बता सकते हैं कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं केपी के पार्टी के लोग? सारे ये इन्वॉल्व है। अभी देखे ना, हमने नादरा को हमने 1000 प्लस ये जो वीडियो फुटेजेस और ये अपना सर मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, भेजी हैं, उसमें से वापस आ गई है लीडरशिप। वहां पे भी जो मौजूद थी 4 एमपीएस हमने आइडेंटिफाई किए, उनको अरेस्ट किया है, यानी 4 एमपीएस उनके सिटिंग, और बाकी लीडरशिप ये पीटीआई के, और बाकी जो लीडरशिप है वो इंटाइस करके, और फिर ये तो आपको पता है कि जितने ये मिसालें बहादुर हैं तो वहां पे लोगों को इंटाइस करके तो फिर आके इस्लामाबाद में यहाँ पे और लाहौर में आके मिसालें ये इस्लाम यहाँ पे आके जो है छुप जाते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये वहां पे मौजूद हो, ये वहां पे मौजूद थे और ये सारा कार करा के तो वहां से ये फिर मिसालें भाग जाते हैं। सर ये एमपीए कौन है? 4 मौजूद रहे जी। 4 एमपीए कौन है, क्या नाम है? नाम मैं आपको दे दूं, 4 हमारे एमपीए हैं, मतलब ये नहीं वहां पे ये स्वात चकदरा साइड के जो फोर्ट उन्होंने अटैक किया था वहां के ये हैं, और उनको जो है अरेस्ट किया गया है। और उसके अलावा जो है यानी फर्स्ट लाइन लीडरशिप भी उनकी वहां पे हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो बाकी भी है, और ये अरेस्ट अभी हम करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, कैबिनेट ने ये मुकम्मल तहैया किया है कि जिसने ये जुल्म किया है ये आर्मी इंस्टीट्यूशंस के साथ, हमारे किलों के साथ, रेडियो पाकिस्तान के साथ, इस अवाम के साथ, उसी तरीके से हम वी विल टेक देम टू टास्क इंशाल्लाह। सर लास्ट क्वेश्चन, ब्रीफ आंसर प्लीज। कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट का टेन्योर अब खत्म हो गया है, वो कैसे ये कार्रवाइयां आप कर सकती है? सर इंटरिम गवर्नमेंट का मुझे कानून जो आईन है उसके तहत ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है दैट इज कनेक्टेड विद द डेट ऑफ इलेक्शन, इसकी कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। जिस दिन इलेक्शन होगा टिल दैट डेट दिस इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप वो दिस विल कंटिन्यू। वो महीने में होता है, जब भी होता है, 3 महीने में होता है, 4 महीने, टिल दैट डेट आईन ने इनको मैंडेट दिया हुआ है, टिल द डेट ऑफ इलेक्शन गवर्नमेंट विल कंटिन्यू इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बैरिस्टर फिरोज जमाल काका खेल, वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, बता रहे हैं कि पार्टी लीडरशिप के ऊपर भी केसेस जो है वो बन रहे हैं। एमपीएस 4 जो हैं उनको उन्होंने कहा है कि हमने अरेस्ट किया है, बाकी भी वो कहते हैं कि तहकीकात हो रही हैं चीज़ों की। आदर साहब क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दोबारा इनको कहा कि यार डायलॉग कर लो आपस में, क्योंकि कल के रिमार्क से ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को भी रियलाइज़ हो रहा है जब हमने केस टेकअप किया कुछ और हालात थे, अब कुछ और हालात हैं। आइन अगर जंग हो रही हो तो आइन जो है वो फिर नहीं रहता। दूसरी तरफ ISPR की जो यानी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद पूरी तफसील के बाद एंड में एक लाइन हल्की सी ये लगा दी है कि अगर ये बात करना चाहें तो हम जो है वो तावन करने को तैयार हैं। तो इदारे अब मेरा ख्याल है ये सोच रहे हैं कुछ भी करके किसी तरह ये बैठ जाएं, लेकिन जिस तरह मजहर साहब ने भी बात की कि बैठने को हमें तैयार नजर नहीं आ रहे। पॉलिटिकल कैपिटल बचाना है, अपने आप को बचाना है, पार्टी को भी बचाना है। आपको लगता है कि PTI उसके लिए कोई तैयारी कर रही है या नहीं, वही पुराने पेस पे ही जाना है? यहाँ पे हमें थोड़ा सा सियासत से ऊपर निकल के सोचना पड़ेगा सबको। जो मनाजिर हमने देखे उसकी मजम्मत काफ़ी नहीं है, जो लोग इसमें मुलविस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। वो तो पहुंचेंगे, पार्टी की बात हो रही है वही ना, पर उस पे सबका बिल्कुल वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए, हर PTI का भी, लेकिन आ नहीं रहा। कतन किसी को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि आप कानून को हाथ में लें। लेकिन होता यह है कि कानून को इम्प्लीमेंट कौन करता है? हुकूमत करती है। एक तरफ जिस तरह अभी ये खैबर पख्तूनख्वा की जो वज़ीर थे जिन्होंने बताया कि मार्कोनी टाइटैनिक पे बैठ के आया था और उसने खुद इस रेडियो का इफ्तिताह किया था, इनकी अपनी आईनी हैसियत इस वक्त क्या है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर इस मुल्क में ये सियासी अमल ना रुकता और वक्त पे इंतखाबात होते आइन और कानून के मुताबिक, क्या हम लोग इस पोजीशन में होते? हमें सोचने की ज़रूरत है। मोज़ेज़ वज़ीर साहब फरमा रहे थे कि 18 से 20 साल के बच्चे, ये वो बच्चे हैं आदिल साहब जिन्होंने अगले 40 साल रेलेवेंट रहना है हमारे सियासी मंजरनामे पे।
क्या आप इनको इस तरह एलिनेट कर देंगे? दूसरी बात हम कहते हैं कानून, लेकिन एक चीज है ना अतर साहब, देखें अभी मदर साहब और हम भी बात कर रहे थे कि कराची को थोड़ा बहुत या एमक्यूएम के स्ट्रक्चर को जो थोड़ा बहुत समझते हैं ना वो इस चीज को बहुत बेहतर से बात कर सकते हैं। 18-20 साल के बच्चे को पॉलिटिकल स्ट्रगल कराने में और 18-20 साल के बच्चे को वायलेंस के लिए इंसाइट करने में या उसको प्रमोट करने में फर्क है। नहीं अगर आप 18-20 साल के बच्चे को एक पॉलिटिकल लीडर वर्कर बना के रियासत के सामने खड़ा कर दें, मेक सेंस टू मी। लेकिन अगर उसको आप ये कहें कि वो पेट्रोल बम मारेगा तो फिर वो 40 का भी हो जाएगा तो उसको रियलाइज होगा कि मैंने गलती की थी रियासत के खिलाफ। बड़ी खूबसूरत आपने बात की। अब मैं उस 18 साल के बच्चे को क्या मिसाल दूं? मैं 50 साल की मरियम बीबी की मिसाल दूं या 60 साल के मौलाना की मिसाल दूं जो कल रेड जोन में घुस गए जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने? आप बता दें, इधर इस्लामाबाद में कोई रेड जोन में जाए तो पुलिस स्वाब समझ के आंसू गैस फेंकती है। एक भी मुकदमा हुआ वहां पे जो सहूलतकारी हुई, तो भाई किस मुंह से ये हुकूमत 18 साल के बच्चे को कहेगी? लेकिन मसला ये कि आप 60 और 70 साल वालों का ये भी नहीं बता सकते ना कि पार्लियामेंट पे कपड़े सुखाए गए, आप ये भी नहीं बता सकते कि बिल जलाए गए, आप ये भी नहीं बता सकते कि पार्लियामेंट पे सिविल नाफरमानी के भी नारे लगाए। सर इधर सब एक ही जैसे हैं। नहीं, एक जैसे नहीं है। नहीं, गुजारिश सुन लें, सर गुजारिश तो सुन लें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आपको रियासत को और सियासत को अलग करके देखना होगा। देखिए अगर आप मिक्स करके वहां से शुरू हुई ना, पर ये एक जैसा नहीं है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। कभी भी ऐसी कोई हुकूमत नहीं आई। ऑपोजिशन में लोगों ने सब कुछ किया, लेकिन ये आप मुझे ये बता देना कि कल रियासती मशीनरी इस्लामाबाद में किधर थी? मैंने आपसे कहा किधर थी? गलत है ना? मैं तो उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा ना। इनके पास कौन सी मॉरल जस्टिफिकेशन है कि इनकी बात कोई मानेगा? हाँ, जिन्होंने हमले किए उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। जो ISPR का बयान आया, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एलामिया आया, वो क्यों आया? हमें अपने लोगों को यह समझाने की जरूरत है कि आप सियासत करें, जबरदस्त अंदाज में करें, प्रोटेस्ट करें, जबरदस्त अंदाज में करें, आप अपनी सियासत के करप्शन को बेनकाब करें, जिस हद तक आप एक सियासी जद्दोजहद कर सकते हैं करें, लेकिन वायलेंस से उसको दूर रखें। शलवारें टांगना भी गलत है और इमारतें टांग के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना भी गलत है, दोनों गलत है। PTV पे जो हमला हुआ वो भी गलत है, पर मेरे कहने का मकसद ये है कि सियासी एक्टिविटी किसने रोकी हुई आदिल साहब? कि आप जो ही इस्लामाबाद में है तो दफा 144 का पर्चा, और कल जो कुछ हुआ वो आपके सामने नहीं। ये मेरे कहने का मकसद है, जब आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकते हैं, प्रोटेस्ट करना राइट है, फिर आप बहस इस तरफ जाती है। लेकिन उसके बावजूद अगर रुकी हुई भी है तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप हमारे फोर्सेस पे हमले करें या दूसरी जगहों पे जाके हमले करें। उसकी कभी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं। मैं यही बात कर रहा था कि सियासत में आपको रुकावट सियासी तरीके से ही हटानी है। अगर आप डी ट्रैक होते हैं तो फिर दूसरा रास्ता शुरू हो जाता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद सुनेंगे। वेलकम बैक। मदर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह बिलावल ने स्पीच की है पार्लियामेंट के अंदर, वो स्पीच दूसरों से ज़रा डिफरेंट थी। उन्होंने कुछ कंडीशंस लगाई कि जी अगर PTI माफ़ी मांगे, माजरत करे और ये इस तरह की कंडीशंस ना रखे तो फिर बैठ के आगे बात चलाई जा सकती है। ये पार्लियामेंट से एक आवाज़ सुप्रीम कोर्ट से आई, ISPR के प्रेसर में भी दिखता है कि बैठे डायलॉग करें तो हम ताउन करेंगे। विकटें गिरना शुरू हो गई हैं। कराची से महमूद मौलवी साहब, आपको पता है, हम सब जानते हैं वो मतलब कितने एक्टिव थे, अली जैदी साहब से कितने क्लोज हैं। उन्होंने आज अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया। फवाद साहब को भागकर दोबारा हाई कोर्ट जाकर अपने आप को दूसरी गिरफ्तारी से बचाना पड़ा। फिर मरियम साहिबा का जो ट्वीट है वो आपने देखा होगा, मैं ज़रा सुना भी देता हूं कि देखा, सुना और पढ़ा तो ये था कि सियासी लीडरान और कारकुनान घबराते नहीं, नज़रिए के लिए बहादुरी से गिरफ्तारियां पेश करते हैं, हौसले से कैद और बंद का सामना करते हैं, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से गुरेज नहीं करते, नाकाबिले तलाफी नुकसानात बर्दाश्त करते हैं। मगर तारीख में पहली मरतबा एक इनकलाबी जमात ऐसी भी आई जिसने डर के मारे टांग पर प्लस्तर चढ़ाने, सर पर बाल्टियां रखने, व्हील चेयर्स पर बैठ जाने, अस्पतालों, कोर्ट रूम्स और बाथरूमों में छुप जाने और जूतियां छोड़कर दौड़े लगाने की नई तारीख रकम कर दी है। अब एक तरफ पीपल्स पार्टी हमें दिखता है थोड़ा बहुत कुछ मीडिएट करने की कोशिश करती है, दूसरी तरफ से फिर एक बयान आ जाता है। आपको लगता है कि ये इस हालात में PTI मजीद रेजिस्ट कर पाएगी? ये लोग इलेक्टोरल सियासत के आदी हैं, क्या ये उस तरीके से स्टेट के सामने ज्यादा टाइम रेजिस्ट कर सकेंगे इस किस्म की पॉलिटिक्स को? देखिए, मैं सियासी रेटोरिक में तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि हर दौर में हर पार्टी में जो है ये इस तरह की चीज़ें होती रही हैं।
हमारी तारीख, सियासी तारीख बड़ी भयानक है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने रेजिस्ट किया, जेलें काटी, कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की, और ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं है कि जिन्होंने माफ़ीनामे लिखे। और ये चीज़ें हमें छोड़ देनी चाहिए। मिसालें दी जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, हर तरफ हर मिसालें मौजूद हैं। देखिए, मसला ये है कि अगर बिलावल भुट्टो ने ये जेस्चर या जो भी है ये बात की है, उसकी इब्तिदा कहाँ से होती है? उसकी इब्तिदा तो ये होनी चाहिए कि जिन लोगों पे आपने MPO लगाया है उस पर से MPO हटा दें आप। अगेन ये जो लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, इनका तो ट्रायल होना चाहिए, और फेयर ट्रायल होना चाहिए, और इनको सज़ाएं होनी चाहिए जिनके बारे में सबूत हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया हुआ है। जब MPO के तहत गिरफ्तारी के माने ये होते हैं कि MPO या सेक्शन 144 ये कलोनियल एरा के कवानीन हैं, और कलोनियल एरा में ये कवानीन इसलिए बनाए गए थे कि अपने सियासी मुखालफीन को जो है वो या तहरीक आज़ादी के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाए। मदर साहब, अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुने, वो तो अब पार्लियामेंट में भी कह बैठे हैं, वो कल भी बात कर रहे थे शाहजेब खानजादा के इंटरव्यू में, कहते ये लखनवी अंदाज में अब ये मसला नहीं डील होगा, अब तो जो है वो क्या कहते हैं, बस देखना पड़ेगा कि कैसे इस मसले को डील करें। उनकी तो ज़बान में लखनवी अंदाज अगर आ जाए तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लखनवी ज़बान तो बहुत मुख्तलिफ होती है। वो बेहतर है कि हमारे यहाँ सियासतदान अपनी ज़बानों पे कंट्रोल करें। उनके बहुत से रिमार्क्स बड़े डेरोगेटरी रहे हैं रिमार्क्स, और पार्लियामेंट की तकरीर में जो ख़वातीन के बारे में भी इस तरह के रिमार्क्स हमने सुने हैं, इस तरह की चीज़ें। ठीक, तो इन चीज़ों को छोड़े। असल चीज़ ये कि अगर आपने मसले का हल निकालना है, मुज़ाकरात की इब्तिदा होती है गवर्नमेंट के जेस्चर से। गवर्नमेंट का जेस्चर यही होता है कि आप उनके जो सियासी लोग हैं, जिन पे सियासी मुकदमात हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जिन पे सीरियस चार्जेस हैं, सबसे पहले तो आप वहाँ से इब्तिदा करें अगर करनी है आपने। फिर एक फॉर्मल इन्विटेशन होता है, ये नहीं कि हमने किसी तकरीब में करते हुए कह दिया, लेकिन एक जिस तरह हमने मुज़ाकरात शुरू हुए थे, उन मुज़ाकरात को दोबारा रिज्यूम करें। PTI अपने इस मौक़िफ़ से ज़ाहिर है अब तो 14 मई नहीं रही, लेकिन अगर PTI ये उनके सामने ये चीज़ रख देती है कि ठीक है जी, आप ये यकीन दहानी करा दें इन राइटिंग। सर वक्त थोड़ा सा कम है मदर साहब, अगर आप इलेक्शन करा दें। जी अक्टूबर में इलेक्शन पर अगर इत्तेफाक राय हो जाए तो आगे बढ़ना, गवर्नमेंट ये कमिटमेंट कर दे कि अक्टूबर में इलेक्शन कराएंगे, तो मेरा ख्याल है PTI के लिए बहुत बड़ा आसानी हो जाएगी। मुनीब साहब, मुझे ये बताइएगा, बिकॉज अब थोड़ा टाइम कम है, अदलिया के लिए अब कितना आसान होगा मजीद यहाँ से वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिया जा रहा था वो देना, और एक ज़ाहिर है अगर और डायलॉग आपको दिखता है, लगता है कि ये डायलॉग हो सकेगा, दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं डायलॉग, क्योंकि अक्टूबर, अब इलेक्शन तो निकल गया, वो दिन तो चले गए इलेक्शन वाले, तुर्की में हो गए, यहाँ नहीं हुए, तो अब आपको क्या लगता है अदलिया के लिए कितना आसान होगा, और क्या अक्टूबर पे कोई कंसेंसस हो सकता है? सियासत बचानी है, उसी के साथ रियासत बचानी है। देखिए, मुझे फ्रैंकली अब तो इतना जल्दी तो नहीं लगता कि सियासी कंसेंसस हो पाएगा, क्योंकि जितनी तलखी बढ़ गई है और काफ़ी वॉइड क्रिएट हो गया है सियासी जमातों के माबैन, पहले भी था, अब उसमें इजाफा हो गया है। जहाँ तक अदलिया की बात है, देखिए जो रिलीफ है, इमीडिएट रिलीफ, वो तो खैर अदालतें दे रही हैं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर केसेस, मतलब मैं समझता हूँ अगर चले 99 नहीं तो 98% केसेस ऐसे हैं जो कि हरिडली बनाए गए हैं और सियासी तौर पर मोटिवेटेड हैं, लिहाजा उनमें रिलीफ बनता भी है। लेकिन कुछ केसेस जिनके अंदर सब्सटेंस है, उनके ऊपर रिलीफ गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने तक या ऐसे मामलात तक तो ठीक है, वो दिया जा सकता है कि जहाँ हाई हेडेडनेस नज़र आए, लेकिन सब्सटेंस जब सामने आएगा तो फिर रिलीफ मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक इलेक्शंस की है, जो मामला अदालत के सामने है, अब गुज़िश्ता रोज़ रिव्यू पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन की, इसमें अदालत ने नोटिस जारी किया और एक वक्त दिया है। अदालत ने कल ये कहा है कि हमने आइन ही को नहीं बल्कि हालात को भी देखना है, तो ग्राउंड रियलिटी अब शायद अदालत को भी इसकी समझ आ गई है। मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा अदालत के लिए वज़ीर-ए-आज़म या काबीना को धरना कंटेम्प्ट के अंदर, जितना कि पहले नज़र आ रहा था। खारिज उस इम्कान कुछ भी नहीं है, लेकिन ज़रा मुश्किल हो गया है।
क्योंकि एक तो सियासी अफरा तफरी बहुत मच गई है, मुल्क के अंदर जो तबाह बर्बाद किया गया है मामलात को, वो पिछले कुछ दिनों में वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और अदलिया के अंदर डिवीज़न एक बहुत बड़ा मसला है ख़ुद अदलिया के लिए और चीफ जस्टिस साहब के लिए। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि ये कम अज़ कम जो सज़ा का कॉन्सेप्ट है या प्राइम मिनिस्टर के या कैबिनेट के खिलाफ जो मामलात हैं वो इतनी आसानी से आगे नहीं आ सकते। तो फिर आपको ऐसा लगता है कि पता मुझे नहीं लग रहा तो अब आपको क्या लग रहा है फिर एक्शन ही एक्शन नजर आ रहा है? क्योंकि अगर डायलॉग नहीं है तो फिर तो एक्शन ही। देखिए ये एक्शन भी कोई अनलिमिटेड नहीं हो सकता। बसत एहतराम देखिए आप लोगों को MPO में गिरफ्तार करें, पकड़े जाएं लोग, इस वक्त एज वी स्पीक कई जर्नलिस्ट गायब हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं है, चाहे वो इमरान रियाज साहब हों उनको उठाया गया, मुझे नहीं पता उनके वेयर अबाउट्स क्या है, वो वापस आए हैं नहीं आए। इसी तरह सुना कि और आफ्ताब इकबाल साहब को ले गए और औरिया मकबूल जान साहब को ले गए। तो लिहाजा उनके अगर तो वेयर अबाउट्स पता है, कोई मुकदमात हैं तो चले पेश करें, किसी ने कोई गुनाह किया तो उसे सजा मिले। वैसे लोगों को उठाने से तो फिर खाली नफरत और अफरा तफरी बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है, निज़ाम इंसाफ से भी एतमाद पर जाता है। जी अतर काज़मी साहब, आपके ख्याल में कोई डायलॉग दिखता है आपको? नहीं, डायलॉग नहीं दिखता मुझे इस वक्त। मजीद एक्शन दिखता है? कोई एक्शन तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, मजीद कह रहा हूं क्योंकि आज जो ऑप्टिक्स बड़े डिफरेंट है। इससे ज्यादा क्या होगा कि एक बंदा बाहर निकलता है, आप उसको फिर पकड़ लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ अगर कोई अदालतें किसी को दे रही हैं तो वो इस हुकूमत को दे रही हैं। खुदा ना खास्ता आपने अदालतें इनके बारे में भी कह चुकी हैं, हमने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। जिस तरह पहले आपने कभी सुना कि जजेस का नाम लेके दुश्मन तराजी की जा रही हो? यहाँ पे एक जज साहिबा थी लोअर कोर्ट्स की, उनके हवाले से खान साहब ने बात की थी। क्या पाकिस्तान के अंदर किस तरह उसका मुकदमा चला था? कल जो जजेस के हवाले से तकारीर वहाँ पे की गई, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ किसी को मिल सकता है? इनको खान साहब की ही मर्सिडीज़ नज़र आ गई कि जी वो मर्सिडीज़ में सुप्रीम कोर्ट आए थे। आपने और मैंने इस मुल्क में देखा ना कि वज़ीर आज़म के खुसूसी त्यारे में यहाँ पे जो अदालती एक मफरूर मुलजिम था उसको बैठा के लाया गया लंदन से, और फिर जिस तरह उनको पेश किया गया अदालत में, वज़ीर आज़म साहब के अपने साहिबजादे किस तरह कोर्ट में पेश हुए। डार साहब की बात करें, मैं जरूरी तो नहीं, वो कौम को पता है कि किसकी बात हो रही है, पर यहाँ पे ये सब कुछ, यहाँ पे ये हम सब कुछ देख रहे हैं ना। मसला ये कि शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं है इस निज़ाम के साथ। एक साल के अंदर जो इन्होंने किया है ना, इस वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो खुदारा वापस आइन की तरफ आएँ, जो आइन के अंदर तमाम सियासी जमातें रह के हल निकालें, इदारों की तरफ बहस ना लेके जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट भी हमारी है, ये फौज भी हमारी है, ये कमज़ोर इनको खुदारा ना करें। आप मुल्क को कमज़ोर कर रहे हैं अपने पैटी पॉलिटिक्स के लिए। सियासत के अंदर बहस को रखें और सियासी मैदान में जो है अपना मुकाबला करें। थैंक यू सो मच अतर काज़मी साहब, मज़हर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब मौजूद। सियासी बहस सियासी अंदाज से सियासी मसले को हल करें, और यही काफ़ी अरसे से कहते आ रहे हैं। और हद वही हो गई जब सियासतदान नाकाम होते हैं तो फिर इदारों को अपना किरदार अदा करना पड़ता है, और फिर इदारे एक्सट्रीम पोजीशन ले लेते हैं। और अल्टीमेटली मेरा ख्याल है आज भी स्पेस इदारों ने छोड़ी है दोनों साइड से सियासतदानों के लिए कि आप अभी भी वक्त पे बैठ जाएं और अपना मसला हल कर लें। आज जिसके पास ताकत है उसको भी ये गुमान नहीं होना चाहिए, ये मुसलसल उसके साथ रहेगी। जिसके पास नहीं है उसको भी जो है वो एक हद से आगे नहीं जाना चाहिए। कल अगर आपने इख्तियार ही ले लिया तो इस कमज़ोर इख्तियार का क्या करेंगे कि अगर रियासत कमज़ोर हो गया। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।